Today we'll be discussing about construction of standardized test part 3 and especially we'll focus on item analysis. Let us see how we have to do the item analysis. पता नहीं क्या हो जाता है. Construction of standardized achievement test part 3 item analysis. Let us see how we have to do the item analysis. Hello students, today we will be discussing about construction of standardized test part 3 and here we will be focusing on item analysis. Let us see how we have to do the item analysis. Let me tell you that earlier we have already done two parts, part 1 and part 2, and today we will be discussing part 3. Planning the test is the first step of preparing the construction of standardized test that we have already discussed. These are the 4 steps that we have already discussed in our earlier video, and preparing the test is also done by us. So these two topics are covered in our earlier presentation, and today we'll be discussing item analysis, that is trying out, and at trying out stage we do the item analysis, right? And then we'll be doing evaluating the test. The tryout is done in 3 stages: preliminary tryout, group tryout, final tryout, that we have already done. Preliminary tryout is the tryout that is done on at least 10 individuals individually, and we get the suggestions related to the language part, and then we do the group tryout, right? So group tryout or proper tryout, or on the basis of group and proper tryout, we do the item analysis, and then after doing the item analysis we prepare the final tryout. Understand? So basically at the tryout stage, that means the third step of construction of standardized achievement test, we have to do this tryout at 3 stages. So preliminary tryout जो होता है वो लैंग्वेज से रिलेटेड जो डिफिकल्टीज होती हैं उसको क्लियर करके हम आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं. उसके बाद हम ग्रुप ट्राई आउट करते हैं. ग्रुप ट्राई आउट में हम एक एक आइटम का की टेस्टिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले हम उसको ट्राई करते हैं कुछ इंडिविजुअल पर. आइए देखते हैं वो कैसे करते हैं, और फिर उसके बाद हम फाइनल ट्राई आउट करते हैं. तो ग्रुप ट्राई आउट क्या होता है? ग्रुप ट्राई आउट में हमें क्या करना होता है कि ये हमें 40 से 150 स्टूडेंट्स या इंडिविजुअल्स के ऊपर हम अपने टेस्ट पेपर को अप्लाई करते हैं. जो भी हमने टेस्ट पेपर बनाया होता है, मैं अपनी पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि उसमें हमें आइटम्स 1.5 गुनी या 2 गुनी रखनी होती हैं, क्योंकि इस स्टेज पर हम बहुत सारे आइटम्स को आइटम एनालिसिस की हेल्प से रिमूव करने वाले हैं, डिलीट करने वाले हैं या मॉडिफाई करने वाले हैं, इसलिए हम 1.5 गुनी या 2 गुनी आइटम्स को रखते हैं. तो अब ये ग्रुप ट्राई आउट हमें कैसे करना है, यानी इस ग्रुप ट्राई आउट में हमें 2 काम करने हैं: आइटम एनालिसिस और फाइनल ड्राफ्ट बनाना है उस आइटम एनालिसिस के बेसिस पर. तो ये 2 चीजें हमें आज करनी है. आइटम एनालिसिस, राइट? सो आइटम मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस. आइटम मतलब एक एक क्वेश्चन जो हमने अपने टेस्ट में लिया है उसका एनालिसिस, राइट? सो आइटम एनालिसिस का मतलब बेसिकली हम क्यों आइटम एनालिसिस कर रहे हैं. देखिए, हम टेस्ट पेपर में जो आइटम्स रखते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा इजी होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होनी चाहिए. ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि इस ये हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो हमारा हायर और लोअर ग्रुप है उसमें हमारी आइटम जो है उसके अकॉर्डिंग वैलिड हो, यानी कि वो डिफरेंशिएट कर पाए एक हायर ग्रुप के बच्चे में, हायर ग्रुप में और एक लोअर ग्रुप में. किसी भी क्लास में हम मान के चलते हैं 70% बच्चे जो है एवरेज होते हैं, लेकिन 15% जो है हमारे वो हायर ग्रुप के होते हैं और 15% हमारे लोअर ग्रुप के होते हैं. तो हमारा क्वेश्चन पेपर जो है माना 70% जो है एवरेज के लिए होता है, लेकिन हायर और लोअर ग्रुप को भी वो कितना हद तक वैलिडेट कर पाता है, तो ये हमें देखना होता है अपनी हर एक क्वेश्चन की एनालिसिस करके. तो हम ये कह सकते हैं कि आइटम एनालिसिस से हम बेसिकली क्या करते हैं, हम ये जज करते हैं अपने आइटम की, अपने क्वेश्चन की क्वालिटी को, कि क्या उस क्वेश्चन को वो क्वेश्चन वैलिड है, हायर और लोअर ग्रुप में डिफरेंशिएट कर पा रहा है, और क्या उस क्वेश्चन को हमारे टेस्ट पेपर में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए.
तो देख लेते हैं कि आइटम एनालिसिस जो प्रोसीजर है हम उसको कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारा टेस्ट पेपर होता है प्रीलिमिनरी ट्राई आउट के बाद ग्रुप ट्राई आउट में हम क्या करते हैं, अपने कुछ उस क्वेश्चन पेपर को जिसमें बहुत सारी आइटम होती हैं, करीब 1.5 गुना आइटम होती हैं, उनको स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और अप्लाई करने के बाद हमारे को कॉपियां मिल जाती हैं। उन कॉपीज को हम क्या करते हैं, पहला स्टेप देखिए, द टेस्ट पेपर जो है दे आर अरेंज फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट स्कोर। अब हम उन कॉपीज को ऐसे बांट लेते, ऐसे अरेंज कर लेते हैं कि जिस बच्चे के सबसे अधिक नंबर आए हैं उसका क्वेश्चन आंसर शीट सबसे ऊपर होगी, और जिसके सबसे कम नंबर आए हैं उसकी आंसर शीट सबसे नीचे होगी। आया समझ में? उसके बाद हम उसमें से उन कॉपीज में से ऊपर के 27% कॉपीज, ऊपर की 27% कॉपीज जो होंगी वो हायर ग्रुप कहलाएंगी, और नीचे की जो 27% कॉपीज होंगी वो लोअर ग्रुप के बच्चों की कहलाएंगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में आप देखिए कि अगर मान लीजिए हमने अपने टेस्ट को 120 स्टूडेंट पे ग्रुप ट्राई आउट करा, तो क्या हुआ, 120 स्टूडेंट में जब हमें कॉपियां मिली, उन कॉपियों को हमने जो है हाईएस्ट कॉपी ऊपर रखी और लोएस्ट कॉपी नीचे रखी, यानी कि घटते क्रम में उसको रखा है हमने। तो जो ऊपर के टॉप 32 बच्चे, यानी 120 का 27% आप निकालेंगे तो 32 आता है, तो ऊपर के जो टॉप 32 स्टूडेंट्स होंगे वो हायर ग्रुप बन जाएगा, और नीचे से जो 32 बच्चे होंगे वो हमारा लोअर ग्रुप बन जाएगा। यानी इन 64 स्टूडेंट को हम निकाल लेंगे, उसके अलावा जो बचेंगी कॉपीज, यानी बीच वाली जो कॉपीज होंगी उनको हम साइड में रख देंगे, जैसा कि हमारा थर्ड स्टेप बता रहा है, वी कीप असाइड द अदर टेस्ट पेपर विच आर एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड फॉर आइटम एनालिसिस। तो जब भी हम आइटम एनालिसिस करते हैं हमें बीच की कॉपीज की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें केवल हायर ग्रुप के बच्चों की कॉपी की जरूरत पड़ती है और लोअर ग्रुप की कॉपी की जरूरत पड़ती है। अब देखते हैं ये आइटम एनालिसिस हम कैसे करेंगे। अब हमारे पास दो सेट ऑफ कॉपीज आ गए हैं, दो सेट हमारे पास हो गए हैं, एक हायर ग्रुप का सेट है, एक लोअर ग्रुप का। तो हम क्या करते हैं कि हम अपर और लोअर ग्रुप में कितने बच्चे होंगे वो हम देखते हैं, और हर एक आइटम के लिए हम एक सेपरेट टेस्ट आइटम कार्ड बनाते हैं। सेपरेट टेस्ट आइटम कार्ड, ये मैंने एक इमेज यहाँ लगा रखी है, एक आइटम कार्ड है। यानी कि अगर हमारे क्वेश्चन पेपर में 40 क्वेश्चन थे तो हमें 40 कार्ड बनाने हैं। अगर हमारे क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चंस थे प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट में, तो हमें 50 कार्ड बनाने हैं। आया समझ में? तो मान लीजिए ये हमारे पहले क्वेश्चन का आइटम का कार्ड है, टेस्ट आइटम कार्ड है ना, सेपरेट टेस्ट आइटम कार्ड बनाए, तो ये मान लीजिए हमारा एक आइटम कार्ड है फर्स्ट क्वेश्चन का, यानी फर्स्ट आइटम कार्ड है, आइटम कार्ड फॉर फर्स्ट आइटम, राइट। तो इसमें आप देख रहे हैं हमने इस तरह से ये एक कार्ड बनाना है। अगर आगे इसमें कैसे एंट्रीज करनी है ये हम अभी देखेंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस कार्ड के अकॉर्डिंग आप इस कार्ड को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिख रहा है कि अपर ग्रुप में हमारे पास 32 बच्चे हैं और लोअर ग्रुप में भी हमारे पास 32 स्टूडेंट्स हैं। इन 30 स्टूडेंट्स ने, मान लीजिए ऊपर आइटम नंबर 1 है, तो आइटम नंबर 1 को अपर ग्रुप के 32 स्टूडेंट्स ने जो है डी ऑप्शन पर, सी ऑप्शन पर केवल 2 ही बच्चों ने ऑप्शन लगाया है, और डी ऑप्शन पर 30 स्टूडेंट्स ने लगाया है। यानी पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो डी ऑप्शन था, और उसमें जो है ऊपर ग्रुप के 30 स्टूडेंट ने टिक लगाया है। केवल 2 बच्चे ऐसे हैं अपर ग्रुप के जिन्होंने गलत ऑप्शन सी को सिलेक्ट किया हुआ है। आया समझ में? यानी कि हम आगे इसको बढ़ते हुए देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया वो 32 स्टूडेंट थे। अब हम इसी चीज को लोअर ग्रुप में देखते हैं। लोअर ग्रुप में भी हमारे पास 32 स्टूडेंट्स थे। जो लोअर ग्रुप के बच्चे, यानी कि जिनकी जो इंटेलिजेंस जिनकी कम है, उसमें से 10 बच्चों ने ए ऑप्शन को लगाया, 8 ने बी को लगाया, सी को किसी ने नहीं लगाया, डी ऑप्शन 10 बच्चों ने लगाया। इस तरह से टोटल 28 जो है हमारे पास रिस्पॉन्सेज आए लोअर ग्रुप में। यानी लोअर ग्रुप में 4 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने क्वेश्चन करा ही नहीं पहला। आया समझ में? अब इसके बाद ये जो आइटम एनालिसिस कार्ड पूरा कब होता है, जब हम इसमें आइटम डिफिकल्टी जो कि अगला कॉलम है और आइटम डिस्क्रिमिनेशन पावर निकालते हैं।
यही डिसाइड करता है आइटम डिफिकल्टी लेवल और आइटम डिस्क्रिमिनेशन पावर कि ये क्वेश्चन हमारे फाइनल क्वेश्चन पेपर में इंक्लूड होगा या नहीं होगा। सो दोज आइटम विच सूट्स टू आवर पर्पस आर टू बी रिटेन। इसमें जो हमारे पर्पस को सॉल्व करते हैं, जिनकी आइटम डिफिकल्टी सही होती है, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स सही होता है, हम उसी क्वेश्चन को अपने फाइनल क्वेश्चन पेपर में रखते हैं, नहीं तो उस क्वेश्चन को हटा देते हैं। आइए इसको करना कैसे है, हम एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से करते हैं। देखिए, जैसा मैंने अभी बताया कि क्वेश्चन आइटम को हमें रखना है या नहीं रखना है, हमें दो चीजें निर्भर करती हैं। पहला डिफिकल्टी इंडेक्स, कि वो डिफिकल्टी इंडेक्स क्या आया है, और दूसरा डिस्क्रिमिनेशन पावर। मान लीजिए एक क्वेश्चन था, इसको हम इलस्ट्रेशन से देखते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन पेपर था जो हमने उसका प्राइमरी जो प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट था उसको 120 स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई किया। 27% कॉपीज निकाली जो कि 32 थी, और नीचे से 27 कॉपीज निकाली जो कि 32 थी। यानी हमारे अपर ग्रुप में भी 32 स्टूडेंट और हमारे लोअर ग्रुप में भी 32 स्टूडेंट। ये देखिए, ये आइटम एनालिसिस कार्ड है। इस तरह से आइटम एनालिसिस हमें कार्ड बनाना होगा। डिफिकल्टी इंडेक्स अब हम कैसे निकालेंगे? आप अगर इसको देखें तो यहाँ पर डिफिकल्टी इंडेक्स इस आइटम नंबर का 66.67 आ रखा है। इस टेबल को देख के आपको पता चल रहा है 66.67 आया है। ये आइटम डिफिकल्टी कैसे आया है, इसको हमें देखना है। आइटम डिफिकल्टी निकालने का फॉर्मूला है, इसको हम डिफिकल्टी इंडेक्स भी कहते हैं, DI इज इक्वल टू R बाय N इंटू 100। R का मतलब होता है नंबर ऑफ टेस्टीज आंसरिंग करेक्टली, कितने स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया, और N का मतलब होता है टोटल कितने स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। आया समझ में? तो अब हम देख लेते हैं इस कार्ड को। इस कार्ड में आपको देख के पता चल रहा है कि जो ये क्वेश्चन था उसको कितने स्टूडेंट्स ने सही दिया है। सही ऑप्शन डी था, और डी में हम अपर के 30 स्टूडेंट्स ने और लोअर के 10 स्टूडेंट, यानी टोटल 40 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कितनों ने किया था, आप देख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ पीपल रिस्पॉन्डेड यानी 32 और 28, यानी कितने स्टूडेंट्स हो गए, ये टोटल 60 स्टूडेंट्स हो गए। यानी 40 स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया, यानी आर की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 40। और जो हमारे n जो है यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन, वो हमारा आ जाएगा 60। तो ये देखते हैं, इस एग्जाम्पल में देख लीजिए 64 स्टूडेंट्स हैं अपर और लोअर ग्रुप के टोटल मिला करके, जिसमें से 40 स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया, 60 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। तो आइटम डिफिकल्टी का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो हमारी 66.67 वैल्यू आ जाती है। अब हमें ये देखना है कि 66.67 वैल्यू को हमें इंटरप्रेट कैसे करना है। इस वैल्यू से हमें क्या पता चलता है, क्या हमें क्वेश्चन को लेना है या नहीं लेना है। यहाँ पर आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि हमें क्या फॉलो करना है, 16% टू 84% का रूल। यानी कि हम अगर 16% से 84% के बीच में वैल्यू आती है तो हमें क्वेश्चन को रखना है। और यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि अगर डिफिकल्टी इंडेक्स मोर देन 84% होता है, यानी 84% से ज्यादा होता है, यानी कि 84% से ज्यादा सही लोगों ने आंसर दिया है, इसका मतलब द क्वेश्चन वाज वेरी इजी। और अगर उसकी वैल्यू 16% से कम होती है, यानी केवल 16% बच्चे ही सही आंसर दे पाए, तो इसका मतलब कि क्वेश्चन वाज वेरी डिफिकल्ट। तो हमें क्वेश्चन वो लेना होता है जिसकी वैल्यू कितनी आए, डिफिकल्टी वैल्यू 16% से 84% के बीच में। आई होप आपको समझ में आ गया है कि डिफिकल्टी इंडेक्स हम कैसे निकालते हैं और हम कैसे डिसाइड करते हैं डिफिकल्टी इंडेक्स के बेसिस पर कि ये क्वेश्चन जो है हमारे फाइनल ड्राफ्ट में होना चाहिए इंक्लूड या नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स की। डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स या इसे डिस्क्रिमिनेशन पावर भी कहते हैं, ये बेसिकली वैलिडिटी बताता है, एक क्वेश्चन की वैलिडिटी बताता है क्या वो हायर और लोअर ग्रुप में वैलिडेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इट इज एक्चुअली द वैलिडिटी इंडेक्स। और ये बेसिकली जैसे कोरिलेशन हम निकालते हैं, कोरिलेशन की वैल्यू हमारी आती है +1 और -1 के बीच में, उसी तरह से यहाँ कोरिलेशन निकाला जाता है हायर और लोअर ग्रुप के स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज के बीच में। आया समझ में? तो इसमें हम ये देखते हैं कि क्या वो क्वेश्चन इनमें डिस्क्रिमिनेट कर पाया है या नहीं कर पाया है। तो डिस्क्रिमिनेशन जो इंडेक्स आता है
वो आर यू माइनस आर एल अपॉन 1/2n, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर आर यू क्या है, नंबर ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द अपर ग्रुप, यानी कि अपर ग्रुप में कितने बच्चों ने सही जवाब दिया, और आर एल का मतलब है नंबर ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द लोअर ग्रुप, यानी कितने लोअर ग्रुप के बच्चों ने उस क्वेश्चन का जवाब सही दिया है, और एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ पीपल हु ट्राइड दैम। आइए देखते हैं कि ये कैसे निकालना है। हमारे एग्जाम्पल में 30 स्टूडेंट ऐसे थे अपर ग्रुप में जिन्होंने आइटम सही आंसर दिया, और जो हमारा 10 स्टूडेंट लोअर ग्रुप में ऐसे थे जिन्होंने आंसर सही दिया, यानी कि अपर ग्रुप में सही आंसर देने वाले आर यू हुए, और लोअर ग्रुप में आंसर सही देने वाले आर एल हुए। तो आर यू यानी 30 वैल्यू आ गई, और आर एल यानी 10 वैल्यू आ गई, और टोटल कितने बच्चों ने उस क्वेश्चन को किया था, 60 स्टूडेंट्स ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। इस तरह से हमारा डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स जो है, फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया है उसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू इस तरह से आ जाती है, जो कि वैल्यू 0.67 आ रही है। तो यानी कि अगर 0.67 आ रही है, यही मैंने आपको पहले बताया था हमारे अपने जो आइटम एनालिसिस जो कार्ड बताया था उसमें आप देखिए हमारी वैल्यू जो आई थी वो 0.63 आई थी। तो आप इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो देखेंगे 0.63 इसकी वैल्यू आ रही है, राइट। अब हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि अब ये हमें क्वेश्चन रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, राइट। सो ये क्वेश्चन हमें रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, इसके लिए हमारे पास ये चार्ट है। इस चार्ट को आप ध्यान से देखेंगे तो ये मैंने आपको बताया कि कोरिलेशन निकालता है, तो कोरिलेशन की वैल्यू हमेशा +1 और -1 के बीच में आती है, यानी कि 0 से ऊपर हम पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, 0 से नीचे नेगेटिव कोरिलेशन होता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी वैल्यू अगर 0.39 से ज्यादा आ रही है तो पॉजिटिव साइड में, तो हमारी वैल्यू जो हमारी आइटम जो है उसकी क्वालिटी एक्सीलेंट मानी जाती है, और हमें उस क्वेश्चन को अपने पेपर में जरूर रखना चाहिए। अगर वैल्यू 0.30 और 0.39 के बीच में आ रही है तो आइटम हमारा गुड है, और उसमें थोड़ा बहुत हम इम्प्रूवमेंट अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन हम रख सकते हैं। 0.20 से 0.29 के बीच में मीडियम टाइप का क्वेश्चन है, उसको अगर एक बार हम रिव्यू कर ले तो उस क्वेश्चन को हम रख सकते हैं। पुअर आइटम कहलाता है अगर 0 से 0.20 के बीच में वैल्यू आती है, उस क्वेश्चन को हमें बिल्कुल डिस्कार्ड कर देना चाहिए, ठीक है, और बिल्कुल भी सोचना ही नहीं चाहिए। और अगर उसकी वैल्यू हमारी 0 से कम आती है तो वो क्वेश्चन बिल्कुल ही बेकार है, वर्स्ट है, और उस क्वेश्चन को हमें बिल्कुल डिस्कार्ड करना चाहिए, कभी भी उस क्वेश्चन को अपने क्वेश्चन पेपर में शामिल नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आया कि इस तरह से हमने एक आइटम का एनालिसिस किया, जिसमें आइटम डिफिकल्टी निकाली और आइटम डिस्क्रिमिनेशन निकाला, और दोनों ही वैल्यू हमारी सही आ रही हैं, अच्छी आ रही हैं, यानी ये क्वेश्चन हमारा जो है वो हमारे फाइनल ड्राफ्ट में शामिल किया जाना चाहिए। तो इस तरह से हम एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करके अपने फाइनल ड्राफ्ट को बनाते हैं। फाइनल जो ड्राफ्ट होता है वो हमारा किस लिए बनाया जाता है कि इसमें हम ये देखते हैं कि इट इज आइटम एनालिसिस ओनली गुड आइटम विद अप्रोप्रिएट डिफिकल्टी लेवल एंड डिस्क्रिमिनेशन पावर आर रिटेन। यहाँ फाइनल ड्राफ्ट हमारा जो बनता है इस बेसिस पर बनता है कि जिसकी प्रॉपर डिफिकल्टी लेवल है और डिस्क्रिमिनेशन पावर है उनको ही हम यहाँ पर फाइनल टेस्ट में रखते हैं। और इससे हमें ये भी पता लगता है, इससे करने से हमें डिजायरेबल नंबर ऑफ आइटम्स हमें कितने चाहिए अकॉर्डिंग टू द ब्लूप्रिंट वो भी हमें मिल जाते हैं, तो हम इजीली सिलेक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे को 30 क्वेश्चन चाहिए थे, हम 60 क्वेश्चन हमने बनाए और 60 क्वेश्चन का हमने आइटम एनालिसिस किया, तो वो करने के बाद हमारे पास 40 क्वेश्चन बच गए, तो उन 40 क्वेश्चन में से हम चूज करके अपने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग कोई भी 30 क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसको करने के बाद हम क्या करते हैं कि अपने आइटम्स को डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग फाइनल ड्राफ्ट में अरेंज कर देते हैं। और फाइनल जो हमें ट्राई आउट करना होता है वो कम से कम 400 इंडिविजुअल्स के ऊपर, बड़े लार्ज सैंपल के ऊपर किया जाता है, और इसको करने के बाद हम रिलायबिलिटी इंडेक्स और वैलिडिटी इंडेक्स निकालते हैं। इसका पर्पस यही होता है कि जो हम जिस एम के लिए हमने क्वेश्चन पेपर तैयार किया है हमारा वो एम जो है पूरा हो जाए, और उसके जो भी डिफेक्ट्स थोड़े बहुत रह रहे हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में वो हमें यहाँ पर पता लग जाए। हालांकि हमने आइटम एनालिसिस से सारी कमियां खत्म कर दी थी, केवल रिलायबिलिटी और वैलिडिटी हमें यहाँ निकालनी होती है। रिलायबिलिटी मतलब वही कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स होना चाहिए।
फर्स्ट प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में सेम वैल्यूज आए, और वैलिडिटी इंडेक्स हमें निकालना होता है कि जिस पर्पस के लिए हमने टेस्ट पेपर बनाया वो पर्पस हमारा पूरा होना चाहिए। तो ऐसा करने के बाद हम इवेलुएट करते हैं अपने टेस्ट को, यानी फोर्थ स्टेप हमारा आता है। और इसमें हम क्या करते हैं, हमें ये देखते हैं कि जो जितने घंटे के लिए जो क्वेश्चन पेपर जिस ग्रुप के लिए बनाया है, क्या हम उसको एडमिनिस्टर कर पा रहे हैं उतने समय में, क्या उतने समय में बच्चे उस क्वेश्चन पेपर को कर पा रहे हैं। बस हमें यही चेक करना होता है इवेलुएटिंग द टेस्ट वाले स्टेप में, फोर्थ स्टेप में। और स्कोरिंग करना हमें आसान हो रहा है या नहीं हो रहा है, टाइम हमारा अकॉर्डिंगली चल रहा है या नहीं चल रहा है, और हर चीज से वो हमें इकोनॉमिक है या नहीं है। तो यही हम यहाँ पर इवेल्युएटिंग होता है टेस्ट में देखते हैं। और उसके बाद हम जब हमारे 400 लोगों पे हम उस टेस्ट को अप्लाई कर देते हैं, हमारे पास 400 लोगों का डाटा आ जाता है, और उसके बाद हम उस डाटा के बेस पर स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर्स बनाते हैं, जिसे हम डिराइव्ड स्कोर्स भी कहते हैं। ये डिराइव्ड स्कोर्स हमेशा स्टैंडर्डाइज्ड होने चाहिए, यानी टी स्कोर या जेड स्कोर में हम रॉ स्कोर को कन्वर्ट करते हैं। ये आप लोग असेसमेंट फॉर लर्निंग में पढ़ चुके हैं। और उसके बाद जब ये टी स्कोर और जेड स्कोर में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके बाद हम नॉर्म्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं, यानी एज नॉर्म्स, एज के अकॉर्डिंग रॉ स्कोर, टी स्कोर और जेड स्कोर को बनाते हैं, क्लास के अकॉर्डिंग बनाते हैं, सेक्स यानी मेल फीमेल के अकॉर्डिंग भी हम रॉ स्कोर और टी स्कोर या जेड स्कोर बनाते हैं। रूरल अर्बन में भी हम नॉर्म्स बना सकते हैं। ये हमारी अपनी चॉइस होती है कि हम किस फॉर्म में नॉर्म्स को बना रहे हैं एज पर आर रिक्वायरमेंट। और जो वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट स्कोर है वो भी हम निकालते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के अकॉर्डिंग, और रिलायबिलिटी भी हमारी यहाँ पर कंप्यूट की जाती है। थैंक यू सो मच। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ वी हैव टू प्रिपेयर अ स्टैंडर्डाइज्ड achievement test. Thank you. Like, share and subscribe my channel if you like the video.